वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 10 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। आईबीएम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग को लगातार असिस्ट करती रहती है। उन्होंने भी हाल ही में अपनी एक स्टडी में ये बताया कि इंडिया की जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट ले रही हैं, जिनमें शामिल हैं स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, एकेडेमिया, और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द इंडिया क्वांटम कंप्यूटिंग में टैलेंट्स का एक हब बन जाएगा। ये बात तो ठीक रही कि आईबीएम ने ऐसा स्टडी किया और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई, बट बिफोर दैट ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है? देखिए, यूनिवर्स के जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह सकते हो, उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के लिए फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि क्वांटम हो सकता है फोटोन, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये क्वांटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जब हम इसे फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो उसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पर हम सभी क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब इस क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम कोई डिवाइस तैयार करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर, और इनके द्वारा जो कैलकुलेशंस, जो कंप्यूटिंग्स की जाती हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहां तक हम समझ गए। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार फिर से दोहरा देता हूं। यूनिवर्स के जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के लिए क्वांटम क्या हो सकता है? फोटोन, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्वांटम क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी स्टडी जब हम फिजिक्स में करते हैं तो उसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जो इन क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जब हम कोई डिवाइस बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, तो उन्हें कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स, और इनके द्वारा जो कंप्यूटिंग या जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये तो फंडामेंटल्स हो गए। क्वांटम कंप्यूटिंग तक मैंने आपको यहाँ पर पहुँचा दिया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंट होती है? समझिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन करते हुए दो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 0 एंड 1, जिन्हें आप बाइनरी भी कहते हो। ये बाइनरी सिस्टम है जिस पर एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर वर्क करता है, जहां पर वो दो पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। दो पॉसिबिलिटीज आर 0 एंड 1। अब इसका नुकसान ये होता है कि केवल दो पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर जब कैलकुलेशंस किए जाते हैं तो ये कैलकुलेशन एक तो बहुत धीमे होते हैं, दूसरा कम इफिशियंट होते हैं और बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। जबकि अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो वहां पर ये 0 और 1 की पॉसिबिलिटी को तो संज्ञान में लेते ही हैं, इसके अलावा इसके बीच की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये उनको भी इवेल्युएट करते हैं, और इनके जो बीच की पॉसिबिलिटी होती है इसे ही कहा जाता है क्यूबिट। ठीक है, तो ये केवल दो बिट्स यानी कि 0 और 1 की पॉसिबिलिटी पे कैलकुलेशंस नहीं करते, बल्कि उनके बीच की जो पॉसिबिलिटी है उस पर भी कैलकुलेशन करते हैं, जिसे कि क्यूबिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप इसे और आसान तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास दो कॉइन्स हैं, दो हाथों में, एक पर है हेड और दूसरे पर है टेल। अब आपको ऐसा लगता है कि या तो कॉइन हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कॉइन को थोड़ा वर्टिकल करिए, वो हेड और टेल एक साथ हो सकता है, दोनों। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटिंग करते वक्त ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं 0 और 1 में, यानी कि हेड या टेल में। जबकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ भी हो सकती हैं। अगर आप सिक्के को स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर आएं या उसे वर्टिकल कर दे तो वो हेड और टेल एक साथ हो सकता है, मतलब 0 और 1 के अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसका फायदा क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बहुत स्पीड में होते हैं, उनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस भी आसानी से कर सकते हैं, जिसको हो सकता है करने में नॉर्मल कंप्यूटर्स को हज़ारों सालों का समय लग जाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्वांटम और क्वांटम कंप्यूटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझा दिए हैं। अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं तो बाकी की बातों को समझना आसान होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेजी से इमर्ज होने वाली टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स और क्लासिकल, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनकी तुलना में ये बेहतर होते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की सब फील्ड है जो क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, स्टडी करती है, जैसे कि एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, या सब कुछ जो सब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग
नई टेक्नोलॉजी है अभी जो डेवलप हो रही है, ये आने वाले हमारे फ्यूचर को शेप करेगी। ये फंडामेंटली डिफरेंट होता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनसे। वही बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी गई हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 यानी कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, जबकि ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये क्वांटम बिट्स को संज्ञान में लेते हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच की पॉसिबिलिटी को, जिसे क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इनकी स्पीड अच्छी होती है। जो बड़े बड़े पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते वो ये क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं। तो ये तो मामला आपने समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको आसान तरीके से समझ में आ गया है और आप इसे भूलेंगे नहीं। देखिए, जो IBM है यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आया हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि क्विज किट चैलेंज, जहां पे उन्होंने एक क्विज किट, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, इसका इस्तेमाल करके इंडिया में जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्वांटम डेवलपर्स हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो डेवलप कर सकते हैं। जो क्विज किट इंडिया वीक क्वांटम है, इसे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में IBM के द्वारा, जिसमें 300 के आसपास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे लास्ट टाइम। क्विज किट टेक्स्ट बुक भी है जो कि तमिल, बंगाली और हिंदी में अवेलेबल है। 30,000 से ज़्यादा बार इसे इंडिया के स्टूडेंट्स ने 2021 में अकेले एक्सेस किया। IBM क्वांटम एजुकेटर प्रोग्राम है जहां पर वो इंडिया के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं और एजुकेटर्स को ट्रेन किया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में। तो ये तो पूरा मामला क्वांटम कंप्यूटिंग का रहा। देखिए, प्रश्न आया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो टर्म है क्यूबिट, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, किस रेफरेंस में रहता है? तो इसका सीधा सा जवाब क्या था? क्वांटम कंप्यूटिंग। और अब आप जानते हैं कि क्यूबिट क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में है। हाल ही में इसको रिलीज किया गया है UNDP के द्वारा। तो सबसे जरूरी जानकारी कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 1990 में लॉन्च किया गया, 2 लोगों के द्वारा। एक थे पाकिस्तान के महबूब उल हक और एक थे इंडिया के अमर्त्य सेन जी, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। तो 2 लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, महबूब उल हक और नोबेल ल्यूरेट अमर्त्य सेन जी। इसे रिलीज किया जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो ये इवैल्यूएशन 3 बेसिक डायमेंशंस में होता है, जिनमें पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है एक्सेस टू एजुकेशन और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपको इसको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज हेल्थ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इवैल्यूएट करता है कि कहीं आपकी जिंदगी हेल तो नहीं बन गई है, यानी कि नरक तो नहीं बन गई है। सो 3 वर्ड्स आर देयर, HEL, H फॉर हेल्दी लाइफ, E फॉर एजुकेशन एंड L फॉर लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे आपको याद रह जाएगा। और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन, एक तो साधारण क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स वगैरह पे कि कौन रिलीज करता है, दूसरा वो कई बार उसके डायमेंशंस और इंडिकेटर्स भी पूछते हैं। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। क्या निकल के आया? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो है ये HDI में टॉप पर रहे। इंडिया की जो रैंक है दैट इज 132, 191 देशों में इंडिया को ये रैंक दी गई है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम हमारी जो रैंक थी वो 131 थी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2012 में और ये क्वेश्चन था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको डेवलप किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP के द्वारा मिलकर। इसमें उन्होंने पूछा था कि ये क्या कवर करता है। एक स्टूडेंट ने बड़ी मजेदार बात मुझसे कही। उन्होंने कहा, सर ये क्वेश्चन जो 2012 का मैंने देखा, इसमें जितना मुझे आता था वो तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया था। एग्जैक्टली अगर आप ये पढ़ के गए हैं कि कौन डेवलप करता है तो वो उन्होंने यहीं पे बता दिया है। अब आपसे पूछा ये गया था कि इसमें कवर क्या होता है, तो इसका सही जवाब ए है, डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड लेवल पे। ये मानते हैं कि जो पॉवर्टी होती है वो सभी डायमेंशंस में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब कुल मिला के इस प्रकार के क्वेश्चंस इंडेक्स वगैरह पे आते हैं, आप जानते रहो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के बारे में है। टर्टल की एक प्रजाति है। अभी हाल फिलहाल में एक्सपर्ट्स ने कंसर्न रेज किया कि टर्टल की प्रजाति जो अमेरिका और मैक्सिको की है, वो इंडिया में जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बहुत ही तेजी से नुकसान पहुंचा रही है। कुल मिला के ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है जो यहाँ के इकोसिस्टम को डिसरप्ट करेगी। देखिए, टर्टल्स बड़े खूबसूरत होते हैं, उन्हें पालना बहुत आसान होता है, इसीलिए लोग इसको पालते भी हैं। और कई सारे खूबसूरत टर्टल्स होते हैं जो देश के मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों के हैं, उनको लोग उठा के लेके चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग देशों में उनको बेच दिया जाता है। जैसे ये टर्टल्स भी एक तरीके से स्मगल करके लाए जाते हैं बेचने के लिए। तो रेड ईयर्ड स्लाइडर ये एक्वेटिक टर्टल है, बीच बीच में धूप खाने के लिए बाहर निकलता रहता है। इसे कंट्रोल्ड पेस्ट एनिमल के तौर पे क्लासिफाई किया गया है विक्टोरियन कैचमेंट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1994 के तहत। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको एक्वेटिक लाइफ के बाहर रख रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहां पर कि इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो आपको इसको कंट्रोल तरीके से रखना होगा, नहीं तो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा।
ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को बियर कर सकते हैं। ये एस्चुरीज में रह सकते हैं, कोस्टल वेटलैंड में रह सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में रह सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ वाटर क्वालिटी भी बियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गंदा पानी है, खराब पानी है, कोई टेंशन नहीं है, रह लेंगे। एक्सेप्ट हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब सीधा जहर में ही डाल दोगे तो क्या करेंगे बेचारे। बाकी टॉलरेंट है, मतलब हर तरीके के एटमॉस्फेयर में रहने को कैपेबल हैं। एकदम ही जहरीले पानी में फेंक दोगे तो फिर तो कैसे ही सर्वाइव करेंगे। ये यूएसए और मैक्सिको में इन जनरल रहते हैं। लीस्ट कंसर्न है, इनकी संख्या की कोई बात नहीं, संख्या बहुत ज़्यादा है इसीलिए तो इन्वेजिव है ना। इनके ब्रॉड रेड और ऑरेंज स्ट्राइप्स होती हैं, इसीलिए तो इनको रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल कहा जाता है। और आंखों के पास ये जो स्ट्राइप्स हैं वो देखने को मिलती हैं। बाकी इनके जो बॉडी का कलर होता है वो मोरलेस ब्लैक होता है। कई सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं इन्वेजिव स्पीसीज को लेकर, पीछे चलेंगे टाइम से, 2000 से शुरू करके उसके पीछे जाएंगे। तो 2000 में कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आया था। वहाँ पे हमने ये प्लान किया था कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाएंगे किसी प्रकार के लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। जैसे कई बार बायोटेक के तहत हम जीन्स में चेंज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म के, अब इससे बाकी के जीवों को नुकसान हो सकता है, तो उसको रोका जाता है कार्टागेना प्रोटोकॉल में। इसके अलावा 1992 में सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका आर्टिकल 8H है जो कहता है कि हम प्रिवेंट करेंगे किसी प्रकार के ऐसे एलियन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन को और उसे इरेडिकेट करेंगे जो नेचुरल इकोसिस्टम जो वहाँ का है, हैबिटेट जो है, जो स्पीसीज वहाँ की हैं उनको नुकसान पहुँचाता हो। फिर नंबर आता है CMS का, यानी कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसे शॉर्ट में बॉन या एक डिफरेंट नाम है, बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। यह आया था 1979 में। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जहां पर हम टेरेस्ट्रियल, मरीन और एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज को बचाते हैं हर तरीके से। फिर मामला आता है साइट्स का, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड को रोकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप ट्रेड करके किसी एक जीव को किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाओगे तो वहां पे वो इन्वेजिव स्पीसीज बन जाएंगे, तो नुकसान पहुंचाएंगे। फिर मामला है रामसार कन्वेंशन का, 1971 का कन्वेंशन है। इसमें यह कहा गया है कि हम वेटलैंड्स को बचाएंगे इन्वेजिव स्पीसीज से भी। तो ये तो पूरा आर्टिकल रहा। देखिए क्वेश्चन 2019 का है, 4 स्टेटमेंट थे। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, some species of fish are herbivore, some species of marine mammals are herbivores, some species of snakes are viviparous। तो आपको बताना था कौन सा सही है। सही जवाब वैसे इसका डी था, 4 के चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइबॉग कॉकरोचेस के बारे में है। देखिए बड़ी कलाकारी इंसान करता है। अब ये एक कॉकरोच है जो कि एक नेचुरल जीव है, इसके ऊपर उन्होंने डिवाइस लगा रखी है और डिवाइस से ये इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेशनल टीम जो रिसर्चर्स की है उन्होंने एक ऐसी डिवाइस डेवलप कर ली है जिसके जरिए कॉकरोच को कंट्रोल किया जा सकेगा। एक्चुअली में ये एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें हाफ पार्ट तो कॉकरोच का रहेगा लेकिन उसे ऑपरेट मशीन करेगी। एक सुपर कॉकरोच आप इसको बोल दो। इसे ही साइबॉग कॉकरोच कहा गया। इसके मूवमेंट को एक छोटे से सर्किट के जरिए कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होगे। अब छोटा सा कॉकरोच है, आपने उसके ऊपर एक डिवाइस लगा दी, आप इसे कहीं भी भेज सकते हो सर्विलांस करने के लिए। किसी अर्बन एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, कहीं आतंकवादी हैं, वहाँ पे पहले आपने कॉकरोच को भेज दिया और कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली और फिर अटैक कर दिया। तो इस तरीके से इस कॉकरोच का इस्तेमाल कर सकते हो आप। जो कॉकरोच हैं उनमें छोटा सा वायरलेस कंट्रोल मॉड्यूल लगाया गया है, हैंडलर है जिसके माध्यम से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए हमने मेडागास्कर कॉकरोचेस को चुना क्योंकि वो बड़े होते हैं। डिवाइस लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना कॉकरोच पे। ये 6 सेंटीमीटर तक के होते हैं, प्लस ये हिसिंग साउंड भी निकालते हैं जब अगर इनको कोई मामला डिस्टर्ब दिखेगा तो। अब ये रन कैसे करेंगे? लाइक आपने डिवाइस लगा तो दी, क्या बार बार आप कॉकरोच को पकड़ के चार्ज करोगे क्या? नहीं। इसके ऊपर एक छोटा सा 0.004 मिलीमीटर का सोलर सेल मॉड्यूल लगाया गया है जो रिचार्जेबल है। इसको रिचार्ज मतलब ये अपने आप रिचार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा और उसके जरिए ये जो साइबॉग कॉकरोच हैं ये वर्क करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में है। हाल ही में वारंगल जो तेलंगाना में है, थिरुसुर और नीलांबूर जो केरला में है, इन्हें यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस यूनेस्को? यूनेस्को एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और उसमें ये जो सिटीज को डेवलप किया जाता है, लर्निंग सिटीज। तो ये जो लर्निंग सिटीज वाला मामला है ये क्या है? तो देखिए जो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसमें हम ऐसी सिटीज को पिक करते हैं, ऐसे सिटीज को चुनते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करते हैं। वहां पे जो लोग हैं वो पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ऐसी सिटीज को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है या चुन लिया जाता है। वैसे तो देखिए जो यूनेस्को है वो 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवाने को लेकर सपोर्ट करता है, लेकिन उनका फोकस 2 SDG पर स्पेशल रहता है। SDG 4 इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसके अलावा SDG 11 जिसमें कहा गया है मेक सिटीज ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो मतलब एक तो एजुकेशन के लिए, दूसरा
ह्यूमन सेटलमेंट को बेहतर बनाने के लिए है। तो दोनों के ऊपर काम करता है यूनेस्को। किसी भी लर्निंग सिटी के क्या फीचर्स होते हैं? 6 फीचर्स होने चाहिए उस लर्निंग सिटी में। पहला, तो उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो उसका बढ़िया से इस्तेमाल करते हों इंक्लूसिव लर्निंग के लिए, सभी को लर्निंग मिले उसके लिए। वो फैमिली और कम्युनिटी लेवल पर लोगों को लर्निंग देते हों। तीसरा, वो वर्क प्लेस पर भी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हो, जहां आप काम करते हो वहां पे भी सीखो। चौथा, मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां होता हो। पांचवा, क्वालिटी और एक्सीलेंस लर्निंग में अचीव किया जाता हो। और छठा, एक ऐसा कल्चर वहां पे डेवलप किया गया हो ताकि लोग पूरे जीवन सीख सकें। ये 6 पैरामीटर्स पूरे होंगे तो मिलेगा लर्निंग सिटीज का टाइटल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया आइडियाज समिट के बारे में है। हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये 47 समिट थी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स साउथ एशिया का जो है, इन लोगों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया और यूएस मिलकर बातचीत करते हैं। पिछले 47 सालों से इस फील्ड का इस्तेमाल करके कोऑपरेशन किया जा रहा है। इस बार की थीम थी मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडिया प्रॉस्पेरिटी। बात करते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को 1975 में फाउंड किया गया था। इसका काम है कि दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़िया बना रहे। अलग अलग फील्ड में ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म कमर्शियल पार्टनरशिप मेंटेन हो सके इंडिया और यूएसए के बीच में। तो अब आइए रिवीजन करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, शुद्ध रूप से गलत है। यूएनडीपी करता है। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल लीस्ट कंसर्न है, सही है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज अहमदाबाद मुंबई, गलत है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 1975, ये वाला तो सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन को बाइनरी 0 और 1 में स्टोर करता है, गलत है। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच की पॉसिबिलिटी में भी स्टोर करता है जिसको क्यूबिट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए। वैसे आप QR कोड स्कैन करके भी जा सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।